हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं विद सेक्शन 106। सेक्शन 106 को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। जब भी कोई चीज़ सीज़ करने के लिए बोला जाता है तो वो हम बोलते हैं पुलिस ऑफिसर को। अब जब भी पुलिस ऑफिसर कोई भी चीज़ सीज़ करेगा, कोई भी प्रॉपर्टी को अपने अंडर लेगा, तो वहाँ पर उसकी क्या पावर्स होंगी, और यदि ऐसा केस है कि वहाँ पर प्रॉपर वारंट नहीं है पुलिस के पास, तो उस केस में कैसे सीज़ किया जाएगा, और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है वहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, और मिसयूज़ को रोकने से पहले हमें क्या क्या मेजर्स लेने होंगे। सो पहली चीज़, व्हाट इज़ द कोर आइडिया ऑफ सेक्शन 106। जो हम सेक्शन 106 देख रहे हैं उसका कोर आइडिया क्या है, मतलब ये जो पूरा सेक्शन है ये है क्या आखिर में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये ऑथोराइज़ करता है, अथॉरिटी देता है कि पुलिस ऑफिसर, ठीक है, सीज़ कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टी को जो उसे लगता है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, या फिर ऐसे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में पाई जाती है कि वो इंडिकेट कर रही है कि जो प्रॉपर्टी है वो एक ऑफेंस से रिलेटेड हो सकती है। अब इस केस में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वारंट होना चाहिए। अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूँ तो पुलिस ऑफिसर मान लीजिए कहीं है और उसको लगता है कि कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है या तो स्टोलन है या फिर ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में पाई गई है और ये किसी ऑफेंस से रिलेटेड हो सकती है। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर इसको सीज़ कर लेगा, अपनी कस्टडी में ले लेगा, ठीक है। अब ये जो सीज़ करने की पावर, ये जो कस्टडी की पावर है, ये पुलिस ऑफिसर के पास आती है अंडर 106 में। अब जो हमने ये दो सिचुएशन देखी थी, या तो फिर वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है, या तो फिर वो ऐसे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में है जो सजेस्ट कर रही है किसी ऑफेंस की तरफ। अब अगर इसके एग्जाम्पल हम देखें तो कोई भी आदमी जो कि कैरी कर रहा है 20 नए मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, और वो रात में कहीं भी पुलिस को मिलता है और उसके पास उन चीज़ों के बिल भी नहीं है, तो पुलिस को क्या लगेगा, पुलिस को तो लगेगा कि भाई चोरी का माल है, इसको मैं सीज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो पुलिस के पास पावर है अंडर 106 कि भाई आप सीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि देख लीजिए कोई एक वेपन मिला है पुलिस को, ठीक है, किसी भी क्राइम सीन के पास, और पुलिस ने उसको इमीडिएटली सीज़ कर दिया वहाँ पर। अब ये चीज़ क्या डिफ़ाइन कर रही है, ये चीज़ डिफ़ाइन कर रही है हमारा सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। मतलब देखो, ये एक एरिया है, ये जो ऑफेंस है इस एरिया में ऑफेंस हुआ है। अब जो वेपन है वो यहाँ पर मिला है, तो जब पुलिस आती है, पुलिस को जो मिलता है यहाँ पर सीज़ कर लेती है पुलिस। अब ये जो सर्कमस्टांसेस थे वो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस थे और पुलिस के पास अधिकार है 106 में कि वो सीज़ कर सकती है, ठीक है। तो ये जो राइट हैं सीज़ करने के, स्टोलन प्रॉपर्टी है या फिर कोई ऑफेंस हुआ पाया जाता है, तो इसमें जब भी सीज़ किया जाएगा तो वो किस हिसाब से लीगल होगा, उसकी लीगैलिटी दी गई है 106 में कि अगर आप ऐसे सीज़ करते हो तो वो लीगल होगा। अब मान लीजिए जिस पुलिस ऑफिसर ने सीज़ किया था वो पर्टिकुलर आर्टिकल, वो पुलिस ऑफिसर किसी भी पुलिस ऑफिसर के सबॉर्डिनेट है। मान लीजिए इसने क्या किया था, सीज़ किया था यहाँ पर। अब ये सबॉर्डिनेट है ए, जो कि हायर रैंक का पुलिस ऑफिसर है या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है। तो ये जो व्यक्ति जो सीज़ करके लेकर के आया है, इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा ए को कि भाई मैं ऐसे ऐसे कोई भी सामान है जो उसको सीज़ करके लेके आया हूँ, क्या कृपया करके इसको देख लेना, ठीक है। अब ये चीज़ क्या इंश्योर करती है, ये चीज़ इंश्योर करती है हमारा इंटरनल सुपरविजन। मतलब जो हायरार्की है कि भाई काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं मिसयूज़ ऑफ पावर तो नहीं हो रही, इन सभी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए ऐसे प्रोविज़न है। अब बात होती है, जैसे ही पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट किया जाएगा, उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट करेगा आगे जा कर के मजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो बेसिकली देख लीजिए, पुलिस ऑफिसर ने किया, इसने यहाँ पर अपने हायर ऑफिसर को किया, हायर ऑफिसर हमने मान लिया है ए, ठीक है। अब ए जाएगा, ए करेगा मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट वहाँ पर देखेगा कि भाई जो रिपोर्ट की सीज़र क्या आई है, क्या सीज़ किया हुआ है, ठीक है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किया जाएगा जिसके पास वहाँ पर जुरिडिक्शन होना चाहिए उस केस को डील करने का। ये जो सेक्शन है, ये जो सब सेक्शन है, ये इंश्योर करता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर सीज़ करेगी उसको वो अपने पास इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए नहीं रख सकती है। उसको उस चीज़ को लेकर के मजिस्ट्रेट के सामने जाना ही पड़ेगा, उसको वो चीज़ रिपोर्ट में रखनी ही पड़ेगी।
ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ मिल रही है और पुलिस अपने पास रख ले और वो अपने यूज़ में उसको ले ले। इस वजह से ये प्रोविज़न है कि आपको आगे जा कर के उसको मजिस्ट्रेट को बताना है। अब हम देखते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी के बारे में हमने मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किया है जा कर के, वो प्रॉपर्टी मान लीजिए ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब ये एक जगह थी, यहाँ पर सीज़ करी गई प्रॉपर्टी, ठीक है? और कोर्ट है यहाँ पर, ठीक है? अब बात ये हुई, ये यहाँ पर आता है, कहता है कि मैंने ऐसी-ऐसी प्रॉपर्टी सीज़ करी है, लेकिन मैं उसको यहाँ पर लेकर नहीं आ सकता हूँ, वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। तो क्या होगा, जब वो ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती है, उस केस में प्रॉपर्टी बल्की है या फिर डिफ़िकल्ट है स्टोर करने के लिए, या फिर ज़रूरी है जब भी वो रिपोर्ट करेगा मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई इसको कस्टडी में रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पर जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस वहाँ पर कस्टडी दे देगी किसी भी ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जब वो व्यक्ति बॉन्ड साइन कर देगा, ठीक है? और बॉन्ड किस चीज़ का होगा कि जब भी प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी कोर्ट में वो लेकर के आ जाएगा, कोर्ट में वो लेकर के हाज़िर हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसको, ठीक है? और जो भी डिस्पोज़ल ऑर्डर आएगा उसको वो फॉलो करेगा। इसी को बोलते हैं सुपुर्दगी नामा, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं प्रोवाइज़ो। प्रोवाइज़ो में देख लीजिए क्या प्रोवाइज़ो में लिखा हुआ है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी इस प्रकार की है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। मान लीजिए कोई वेजिटेबल है, कोई फ्रूट्स हैं, कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ है कि अगर हम इसको स्टोर करके रखेंगे या फिर कस्टडी में रखेंगे, ख़राब हो सकती है, पेरिशेबल नेचर की है। तो वहाँ पर हम स्पेशल रूल लेकर के आएँगे। वो स्पेशल रूल क्या होगा कि कोर्ट अगर चाहे तो जो भी प्रॉपर्टी है उसको वो वहाँ पर सेल करवा देगी, चाहे जो उसका ओनर है वो अननोन है या फिर वहाँ पर एब्सेंट है उसको सेल करवा देगी। अब इसके बाद एक रूल ये है कि अगर प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 500 रुपये से कम है, ठीक है? जो ये 500 रुपये का जो लिमिट दिया हुआ है, ये हमें ध्यान में रखनी है। अगर 500 रुपये से कम है, ठीक है? तो इस प्रॉपर्टी को बाय ऑक्शन आप सेल करवा दोगे। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? इसमें एक ये चीज़ बोली गई है कि जब भी ऐसा आप सेल करते हो तो वहाँ पर आप 503 और 504 को फॉलो करोगे। जो भी नेट प्रोसीड आएगा आपका, ये चीज़ फॉलो करी जाएगी उधर। इसके अंडर में रहते हुए ही आपका जो नेट प्रोसीड है वो वर्क करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है आपने उसको बेच तो दिया, लेकिन उसको बेचने के प्रोसेस में कोर्ट का भी तो खर्चा होता है ना, तो उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, वो सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास हैं 503 एंड 504। ये जो 503 एंड 504 हैं, ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखते हैं तो ये जो इम्पैक्ट करती है प्रॉपर्टी राइट्स पर और लिबर्टी पर, ठीक है? आर्टिकल 21 के अंडर में जो सीज़र होगा वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोर्ट अपनी जो पुलिस है वो अपनी मनमर्जी ना चलाए, इस वजह से कोर्ट वहाँ पर एग्जामिन करेगा रीज़नेबलनेस, गुड फेथ कि भाई जो भी चीज़ करी गई वो गुड फेथ में करी गई है या नहीं करी गई है, पुलिस ने कहीं अपने मतलब के लिए तो नहीं कर लिया है सब कुछ, और प्रॉपर रिपोर्टिंग वहाँ पर हुई है या नहीं हुई है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने अपने हायर रैंक ऑफिसर को रिपोर्ट किया है या नहीं किया है, मजिस्ट्रेट को कब रिपोर्ट किया है, क्या प्रॉपर रिपोर्ट किया गया है या नहीं किया गया है, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारा 107, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं अटैचमेंट, फोरफीचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ये जो सेक्शन है 107 ये बेसिकली बताता है कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, और वो क्या क्या हैं देखिए। तो जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिमिनल, कोई भी ऑफेंडर कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, और उस ऑफेंस को करने के बाद उसको कोई प्रॉपर्टी रिसीव होती है, उसको कोई वस्तु मिलती है, तो ये जो सेक्शन है ये इंश्योर करता है कि ऐसा कोई भी ऑफेंडर उस वस्तु को अपने पास ना रख पाए, उसको एंजॉय ना कर पाए। वहीं पर अगर कोई विक्टिम है जिससे ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु खो गई है या फिर छीन ली गई है, तो उस व्यक्ति को हम अच्छे से कंपनसेट कर पाएँ। साथ ही में ये बताता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको किस प्रकार से अटैच करवाना है, किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी, ठीक है? अगर कोई सरप्लस है वो स्टेट को कैसे अटैच होगा, कैसे फोरफीट होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एक सेक्शन लेकर के आया गया है जिसको हम बोलते हैं 107, ठीक। सो इसमें कहा जा रहा है, देखिए, मान लीजिए कोई एक ऑफेंस हुआ है, ठीक है, अब वो ऑफेंस तो कमिट हो गया, मगर अब ये जो पुलिस ऑफिसर है ये इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है। ये जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के चलने के दौरान कोई प्रॉपर्टी पुलिस वाले को मिलती है, ठीक है। अब पुलिस वाले क्या करेगा इस प्रॉपर्टी के साथ?
तो पुलिस वाला उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिली हुई प्रॉपर्टी को देखेगा, उसको लगेगा कि भाई उसको सारे फैक्ट्स वहाँ पर मिल रहे हैं, जिससे वो उसको रीज़न टू बिलीव हो गया है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो आई है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के दौरान या किसी ऑफेंस को करने से ये प्रॉपर्टी जो है वो आई है और ये रिलेटेड है किसी ऑफेंस से। तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है वो अप्रूवल लेगा विद द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस। इन दोनों से वो अप्रूवल लेने के बाद जाएगा कोर्ट में, जिसके पास उसका जुरिडिक्शन है। उस कोर्ट में जाने के बाद मजिस्ट्रेट से वो कहेगा कि भाई मुझे ऑर्डर दो, मुझे वो प्रॉपर्टी अटैच करनी है, ठीक है। इस चीज़ के लिए वो एक एप्लीकेशन वहाँ पर फाइल कर देगा और वो वहाँ से अप्रूवल ले लेगा बाय द ऑर्डर। अब जब पुलिस ऑफिसर वहाँ पर अटैच कर लेगा प्रॉपर्टी को, या फिर जब पुलिस ऑफिसर अप्लाई करता है कि भाई मुझे प्रॉपर्टी अटैच करनी है, तो अटैच करने के लिए मुझे बता दीजिए कि मैं कैसे कैसे अटैच करूँ। तो जब भी ऐसे व्यक्ति जाएगा तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट जो होगा, मजिस्ट्रेट उसको कहेगा कि मैं आपको 14 दिन का टाइम दे रहा हूँ, मुझे बताइए कि क्यों इस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करना चाहिए। अब ये जो टाइम है किसको दिया गया है? जिस भी व्यक्ति का इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है उसको। और इस नोटिस में होगा कि भाई आप ये बताइए कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, 14 डेज़ का टाइम दिया जा रहा है आपको, यहाँ पर नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है। अब कई बार आपने देखा होगा कि कोई प्रॉपर्टी होती है लेकिन हम उसको किसी अदर पर्सन के नेम पर ले लेते हैं, ठीक है। तो इन केसेस में क्या होगा? इन केसेस में नोटिस दो जगह जाएगा। उस व्यक्ति को भी जाएगा जो वहाँ पर इंटरेस्ट लगता है कि भाई इस व्यक्ति का इंटरेस्ट है और इसको हम सो कॉज़ नोटिस भेज देते हैं। साथ साथ में जो किसी अदर व्यक्ति के नेम पर है उसको भी वो नोटिस ज़रूर जाएगा। ये जो प्रोविज़न होगा ये प्रिवेंट करता है बेनामी शील्डिंग को, कि ज़्यादातर लोग क्या है बेनामी संपत्ति रखते हैं, तो लोग ना कर पाएँ ऐसी चीज़ें, इसलिए ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये लेकर के आया गया है। अब आता है सबसेक्शन 4। जो हमने शो कॉज़ नोटिस दिया था उस व्यक्ति को जिसका इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी में कि भाई आप बताओ कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है अटैचमेंट का वो हमें देना चाहिए, या फिर अगर नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए। इन सभी चीज़ों के लिए शो कॉज़ नोटिस हमने दिया था, ठीक है। अब क्या होगा, उस ऑर्डर पे अगर कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन आता है तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट वहाँ पर उस चीज़ को सुनेगी कि क्या एक्सप्लेनेशन आया है यहाँ पर, ठीक है। कोर्ट उन सारे एक्सप्लेनेशन को देखेगी, उस मटेरियल को देखेगी जो उनके पास आ रहा है, और मौका देगी उस व्यक्ति को अपनी पक्ष को सुनाने का कि वो व्यक्ति उस चीज़ के बारे में क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है तो वो अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर सकती है। अगर उसको नहीं लगता है कि नहीं करना चाहिए तो वो एक्स पार्टे ऑर्डर अलाउड कर देगी कि भाई इस कोर्ट में इस केस में हम ये जो अटैचमेंट का ऑर्डर है ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। और यदि व्यक्ति अपीयर ही नहीं होता है विद इन 14 डेज़ शो कॉज के बाद, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्स पार्टे डिक्लेयर कर दी जाएगी कि भाई इसको अब अटैच किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरम अटैचमेंट के बारे में। यदि किसी केस में हमने इंटरम अटैचमेंट कर दिया है एक्स पार्टे, प्रीवियसली ही हमने एक्स पार्टे केस को डिसाइड कर दिया और बोल दिया कि भाई हम इस केस में अटैच कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब क्या होगा, ये कब होता है? ये पर्टिकुलरली उन केसेस में होता है कि अगर हम नोटिस देने जाएंगे, ठीक है, 14 डेज़ का जो नोटिस दिया जाता है ना शो कॉज का जो नोटिस हम देने जाएंगे कि भाई आप बताइए आकर के कि क्यों नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ है ये डिफीट कर देगी हमारे पर्पस को, और हमारा पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई ऑफेंडर है वो उस प्रॉपर्टी को बेचने जा रहा है। अब इस प्रॉपर्टी को बेचने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसको अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले हम 14 डेज़ का नोटिस देते हैं। अब अगर ऐसा हमारा मानना है कि अगर हम 14 डेज़ का नोटिस देने आएंगे, 14 डेज़ में तो क्या ही होगा, इसका बेच बाच के वो ख़त्म ही कर देंगे प्रॉपर्टी को, तो हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को। हम उसको कोई भी नोटिस नहीं देंगे, हम उसको एक्स पार्टे इंटरम अटैचमेंट उसका कर लेंगे। और ये जो एक्स पार्टे इंटरम अटैचमेंट है ये वैलिड रहता है टिल फाइनल ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 6, ठीक है। जो फाइनल ऑर्डर आ जाएगा फिर चीज़ें उसके हिसाब से चलेंगी। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ रहा है तब तक चीज़ें कैसे चलेंगी कि जो भी ये नोटिस था वो हम नहीं देंगे और उसको एक बार में हम उसको अटैच कर लेंगे इमीडिएटली। और जब प्रॉपर्टी अटैच हो गई, सब कुछ हो गया, केस आगे चला और आगे जा कर के ये प्रूव हो गया कि जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था,
ठीक है। अब यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट डायरेक्ट करेगी डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, कि जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे प्रोसीड्स को, उसको रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट करे। अब इसका क्या मतलब है, जो विक्टिम्स होंगे उनको कंपनसेट किया जाएगा प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। इसको हम समझते हैं रेस्टोरेटिव जस्टिस से, मतलब आपको आपके साथ जो भी नुकसान हुआ है उसको रिस्टोर करवाने की कोशिश होती है, ठीक है, कि आपको उसी सिचुएशन में हम लेकर के आ दें जो उस ऑफेंस से पहले थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कंपनसेशन के बारे में। तो अगर ऐसा लगता है कि भाई उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी और उसके साथ ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है, ये प्रोसीड्स भी हैं उस क्राइम के, तो उसको जहाँ तक है कंपनसेट करने की कोशिश करी जाएगी। अब यहाँ पर डायरेक्ट किसको किया जाता है ये सब चीज़ के लिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विदिन 60 डेज, 60 दिन का टाइम लेगा, 60 डेज में वो क्या करेगा, किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अथोराइज कर देगा कि भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको ढंग से करवाओ मेरे साथ में। और यदि ऐसा केस आता है कि जो भी प्रॉपर्टी है उसका कोई क्लेमेंट ही नहीं आता है, उसको कोई क्लेम करने ही नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, कोई क्लेमेंट नहीं आया, ठीक है, और ऐसा क्लेमेंट है कि वो असर्टेनेबल नहीं है, पता नहीं लगाया जा सकता है भाई कि कौन क्लेम कर रहा है इसको, ठीक है, या फिर जो सरप्लस है वो बच जाता है क्लेमेंट्स को उनका हिस्सा देने के बाद भी, तो वो जो सारी चीज़ें हैं जब क्लेमेंट नहीं आया उस टाइम पर, अगर असर्टेनेबल नहीं है तो उस टाइम पर, और सरप्लस बच जा रहा है तो उस टाइम पर, जो सारी बची हुई चीज़ें हैं वो फोरफीट हो जाएंगी गवर्नमेंट को, वो हो जाएंगी गवर्नमेंट के नाम पर। अब अगर हम इस पूरे सेक्शन को इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए, इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस ऑफिसर को विश्वास होता है कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो हमारी किसी ऑफेंस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। वहाँ पर वो अप्रूवल लेता है एसपी का और कमिश्नर का। कमिश्नर का एप्लीकेशन अप्रूवल ले लिया, अप्रूवल के बाद एक एप्लीकेशन जाती है कोर्ट के पास और मैजिस्ट्रेट के पास। जब एप्लीकेशन गई विदिन 14 डेज का शो कॉज नोटिस लिया जाता है, शो कॉज नोटिस, ठीक है, शो कॉज नोटिस आया। अब उस शो कॉज नोटिस पर सुनवाई होगी पूरी, उस सुनवाई में देखा जाएगा कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या नहीं है, अगर है तो अटैचमेंट हो जाएगा, अगर नहीं है तो वहाँ पर अटैचमेंट नहीं होगा। और उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू द विक्टिम। अगर लगता है कि भाई ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो कंपनसेट किया जाएगा जो भी विक्टिम्स हैं उनको, और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी अगर सरप्लस बचता है तो वो गवर्नमेंट को फोरफीट हो जाता है। इसका अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन देखना चाहें तो आर्टिकल 300A जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं रखा जाएगा उसकी प्रॉपर्टी से एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। अगर रखा भी जाएगा तो लॉ में अगर कोई कानून है उसके हिसाब से उसको रखा जा सकता है, बाकी किसी को भी डिप्राइव में नहीं रखा जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 108 एंड 109। सेक्शन 108 का हम अगर कोर आइडिया देखें कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को लाने की क्या ज़रूरत हुई, क्यों लेकर के आया गया, तो इसको हम देखते हैं ऐसे। अगर कोई भी मजिस्ट्रेट इस प्रकार का मजिस्ट्रेट है, ठीक है, मजिस्ट्रेट है और वो कॉम्पिटेंट भी है कि किसी केस में अगर उसको सर्च करवाना है तो वो सर्च वारंट इशू कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो ये डायरेक्ट कर सकता है कि भाई जो भी सर्च होने वाली है ये मेरी ही प्रेजेंस में होनी चाहिए। वो ये नहीं कहेगा कि आप चलो जाओ और करवा लो, उसे कुछ सस्पिशियस मैटर लगता है तो वो कहेगा कि मेरी ही प्रेजेंस में होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल सुपरविजन है कि वो वहाँ पर अपना सुपरविजन फॉलोअप करवा रहा है। ये किन केसेस में फॉलोअप किया जाता है, जो सेंसिटिव केसेस होते हैं, कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, और ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हायर ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत होती है वहाँ पर, और जहाँ पर अगर केस की फेयरनेस को क्वेश्चन किया जा सकता है वहाँ पर। इस प्रकार के केसेस में जो भी सर्च करवाया जाता है वो मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में करवाया जाएगा। अब इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, एलिगेशन ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल, मतलब कोई एक इन्फ्लुएंशियल पीपल है, कोई एक सेलिब्रिटी है, उसको किसी ने डिटेन कर लिया है, ठीक है। अब अगर इस व्यक्ति की सर्च होनी है, ठीक है, सर्च वारंट जो किया गया है, तो मजिस्ट्रेट कहेगा कि भाई मेरी प्रेजेंस में करवाओ आप, और वो पर्सनली उसको सुपरवाइज कर सकता है। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है 108 ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है, हमें क्यों ज़रूरत है इसकी। देखिए, जब भी हम कोई सर्च करते हैं
तो वहाँ पर हम इन्वेजन करते हैं किसी की प्राइवेसी में। और जब भी हम किसी की प्राइवेसी में इन्वेजन करते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी है कि जुडिशियल जो प्रोसेस है वो इंश्योर करे कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो न्यूट्रल होके करी जा रही हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, ठीक है। और जो राइट्स हैं वो भी हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। इसके बाद आता है सेक्शन 109। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोर्ट के सामने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी वस्तु पेश की जाती है तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको इम्पाउंड करके रख सकता है, ठीक है। अब इम्पाउंड का मतलब क्या है? रिटेन कर सकता है कोर्ट अपनी कस्टडी में जब तक वो केस चलता है तब तक। अब यहाँ पर हमने क्या देखा? इम्पाउंड का मतलब क्या है? इम्पाउंड का मतलब है सीज कर सकता है, अपनी कस्टडी में रख सकता है, प्रिवेंट करने के लिए उसके मिसयूज़ को, ठीक है, और उस एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए। ये यूज़ कब किया जाता है? इसको कब किया जाना ज़रूरी होता है? तो इसको हम देखें कि अगर कोई फोर्स्ड अग्रीमेंट किया गया है, ठीक है, और वो कोर्ट के सामने एज अ एविडेंस प्रूफ किया गया, उस पर फेक स्टाम्प पेपर्स भी लगे, ठीक है। अब अगर ऐसी कोई भी चीज़ें कोर्ट के सामने आ जाती हैं तो कोर्ट वहाँ पर उसे रिटेन करके रख सकता है उस ट्रायल के एंड होने तक। अब ये क्यों है ये पावर? क्योंकि अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट लिया कोर्ट ने और उसको एविडेंस में देखा और उसको वापस कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा आगे जाकर? व्यक्ति सोचेगा कि आगे जाकर कभी ये क्वेश्चन में उठे कि भाई वो डॉक्यूमेंट कैसा क्या था, तो हम उसको कह देंगे वो तो खो गया या फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया या फिर अब तो मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसी चीज़ों से रोकने के लिए उसको इम्पाउंड करके रखा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 110 110, जिसमें हम सर्विस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ समन एंड वारंट आउटसाइड द जुरिडिक्शन। अगर मान लीजिए कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन है, ठीक है, अब इस जुरिडिक्शन के बाहर हमें समन और वारंट एग्जीक्यूट करवाना है तो वो कैसे होगा? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो सेक्शन है 110 इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों बनाया गया है? देखो, क्राइम जो है वो ऐसा तो नहीं होता कि भाई एक पर्टिकुलर सीमा में ही होगा, सीमा के बाहर भी हो सकता है। हो सकता है कि जो व्यक्ति है वो बाहर रह रहा हो, या हो सकता है जो व्यक्ति है वो यहाँ पर क्राइम किया और यहाँ भाग गया। अब क्या करोगे आप? मतलब बच गया क्या वो व्यक्ति? नहीं। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्राइम जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता बॉर्डर्स की। तो लॉ ने यहाँ पर एक मैकेनिज़्म दिया है कि आप जो समन्स होते हैं या फिर जो वारंट्स होते हैं उनको आउटसाइड द टेरिटरी जिसके ऊपर इसका जुरिडिक्शन अप्लाई होता है उसको भी सर्व करवा सकते हैं। और अगर हमारा इंडिया में ही हो रहा है तो इंडिया में आउटसाइड जुरिडिक्शन करवा सकते हैं, और अगर फॉरेन कंट्रीज़ में हो रहा है तो वहाँ पर भी हम कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। मान लीजिए कि कोर्ट जो है वो ये चाहती है कि कोर्ट पर्टिकुलर समन को या वारंट को आउटसाइड द टेरिटरी वो उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहती है, तो यहाँ पर कोर्ट सेंड कर सकती है उस समन को, ठीक है, अक्यूज्ड को और अरेस्ट वारंट को और समन्स को किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए या फिर सर्च वारंट को सर्व करवाने के लिए और एग्जीक्यूट करवाने के लिए उस टेरिटरी के बाहर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हमें इंडिया के अंदर सर्च करवाना है किसी भी अदर स्टेट में, मान लीजिए एमपी से गया है राजस्थान में किसी भी अदर स्टेट में, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उसको भेज देगा उसके डुप्लीकेट के साथ, मतलब डुप्लीकेट में। अगर समन होता है तो समन हमेशा कॉपी में जाता है, आपने देखा होगा, एक पर रिसिप्ट आ जाती है और एक उसको दे दिया जाता है। तो कोर्ट उसको डुप्लीकेट में उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को भेज दिया जाएगा जो उस लोकल जुरिडिक्शन के पास में है जहाँ पर वो व्यक्ति रह रहा है, मतलब जहाँ पर वो व्यक्ति रह रहा है उसके आसपास जो भी पर्टिकुलर कोर्ट हो उसको भेज देगा और वो उसको एग्जीक्यूट करवा देगा, ठीक है। और अगर वो समन जो है वो उस कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है तो उसको वैलिड ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि आपने 70 के अंदर में आपने खुद उसको लोकली भेजा हो। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में आपने समन भेजा तो वहाँ पर कैसे क्या डील होगा? तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन केवल दो तरीके से हो सकता है, या तो फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अरेंजमेंट कर दे और उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के किसी भी कोर्ट में वो भेज दिया जाएगा समन को, ठीक है, डुप्लीकेट में, और अथॉरिटी को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि किस प्रकार सारी चीज़ें होनी है। उस कोर्ट को, उस जज को, उस मजिस्ट्रेट को पूरे डायरेक्शन दे दिए जाएंगे कि किस प्रकार से उसको पर्टिकुलरली किस मैनर में उसको एग्जीक्यूट करवाना है, और उसके बाद ट्रांसमिट कर दिया जाएगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट किसे कहते हैं। तो वो जो सारी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ एग्रीमेंट करके रखी हुई हैं फॉर क्रिमिनल मैटर्स, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रिटी, ठीक है। इसके अंडर में
जो भी ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए, उनको ट्रीट करने के लिए हम उनको एक दूसरे कंट्रीज़ में भेजते हैं, समन्स को सर्व करवाते हैं, वारंट्स को सर्व करवाते हैं, ये चीज़ चलती है। तो वो सारी कंट्रीज़ जो होती हैं वो हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हैं, उनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। इसी प्रकार से सेम जब किसी फॉरेन कंट्री से हमारे पास कोई सामान आता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर कोई फॉरेन कंट्री से इंडियन कोर्ट में आता है, इंडियन कोर्ट रिसीव करती है समन को, अरेस्ट वारंट को, सर्च वारंट को, तो उसको सेम ऐसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे जैसे वो लोकल से आया हो। और जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये समझा जाएगा जैसे 82 में और 83 में हम फॉलो अप करते हैं प्रोसीजरल, सेम टू सेम वैसे ही उसको एग्जीक्यूट किया गया है। अगर सर्च वारंट से रिलेटेड कोई केस है एग्जीक्यूशन के बाद, तो हम डिस्पोजल कैसे करेंगे, जैसे कि हम बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन वाले केस में कर रहे थे। और वहाँ पर मैटर करेगा कि भाई वो चेन ऑफ कस्टडी उस वक्त उस पर्टिकुलर ऑफेंस में क्या थी, किस किस के पास रही है वो चीज़। अगर कोई भी सर्च किया जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ जो भी वस्तु मिलती है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट मिलता है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको डायरेक्टली सेंड नहीं किया जाएगा। अगर इंडिया के अंदर में हम पूरा सारी चीज़ें करवा रहे हैं तो कैसे होगा, कोर्ट इशू करेगा, डुप्लीकेट में भेज देगा अदर स्टेट में, उसके कोर्ट को वो एग्जीक्यूट करवा देंगे और रिपोर्ट को जो भी उसका कंप्लायंस होगा उसको रिटर्न कर देंगे। वहीं पर अगर मैटर इंटरनेशनल लेवल का है तो वहाँ पर इशुइंग कोर्ट जो होगा वो थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में किसी भी कोर्ट को वो भिजवाएगा और वहाँ पर वो एग्जीक्यूट करेंगे उसको, देन रिटर्न कर देंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।